बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 12 सितंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 20 रबीउल अव्वल की तारीख है। एक बार फिर दुनिया में कशीदगी की आग भड़क उठी है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर हर तरफ हाई अलर्ट किया जा रहा है। फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ तफसीलात गर्दिश कर रही हैं। लेबर कवानीन, जंगी हालात, मौसमी सूरत हाल समेत बहुत सी अहम मालूमात आज की खबरों में शेयर करूंगा, लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यूज की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहा करें। कतर पर हमले के बाद यहूदी वजीर का बयान सामने आया है कि जैसे हमने कतर पर हमला किया वैसे ही हम तुर्की और हर उस मुल्क पर हमला कर सकते हैं जो हमारी सालमियत के लिए खतरा बन सकता है। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो हर इत्तेहादी मुल्क पर भी हमले के लिए तैयार हैं जो उनके राह में रुकावट बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब कतर पर हमला हुआ उसका अपना F-16 फिजा में परवाज कर रहा था और इस दौरान इसराइल की तरफ से 10 फाइटर जेट ने कतर में मुज़ाकराती टीम को निशाना बनाया। यहाँ ये बात अहम है कि हमले के वक्त कतर का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा था जो हमले की पेशगी इतला दे सकता था। सदर ट्रंप मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को इस हमले और उसकी तबाहकारियों से दूर रख सकें। वो बारहा कह चुके हैं कि मुझे इस हमले के बारे में पेशगी इतला नहीं थी, जबकि इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स की तफसीलात के मुताबिक यहूदी हमले के वक्त कतर, यूके और अमेरिका के फाइटर जेट दोहा में परवाज कर रहे थे। हत्ता के जहाजों की रीफ्यूलिंग के लिए मेन सोर्स भी वहां मौजूद था। इस सब में एक और डेवलपमेंट दुनिया को हैरान कर रही है कि कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहूदी रियासत का ये एंगल भी सामने आएगा कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में बलूचिस्तान को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा भी यहूदी थिंक टैंक के अगले अहदाफ में शामिल है। पाकिस्तानी हुकूमतों में मुसलसल मुश्किलात, लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल से फायदा उठाते हुए यहूदी रियासत बलूचिस्तान पर हक जताने के ख्वाब भी देख रही है। तफसीलात के मुताबिक जून 2024 में मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च नामी एक तंजीम ने अनाउंस किया था कि हम एक नई स्टडी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट है जो सिर्फ बलूचिस्तान की अवाम की बहबूद के लिए है, उनके मसाइल को सामने लाने के लिए है। लेकिन जैसे ही वेबसाइट को खोलकर देखा जाता है तो वाज़ेह दिखाई देता है कि यहूदी थिंक टैंक ईरान और पाकिस्तान को मुश्तरका दुश्मन कह रहे हैं और उनका कहना है कि बलूचिस्तान और यहूदी रियासत के लिए ये दोनों मुल्क ही सबसे बड़ा खतरा है। लिहाजा हम फ्री बलूचिस्तान स्टेट के लिए आगे बढ़ सकते हैं और हम काम बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाने के लिए मंसूबा बंदी कर सकते हैं। इस मुकम्मल तहरीर को पढ़ने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहूदी हुकाम ईरान और पाकिस्तान के लिए कैलकुलेटेड प्लान आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आलमी तज्जिया कार बारहा कह चुके हैं कि ऑपरेशन संदूर से भारतीय मिशन नहीं था, ये सिर्फ भारत का अपना काम नहीं था, बल्कि भारत की पुश्त पनाही में यहूदी इदारे पाकिस्तान की ताकत और अफवाज की कारकर्दगी को देखना चाहते थे। उन्हें मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी में मजीद आसानी हो सके और पाकिस्तान हर जाविये से अपनी ढाक बिठाने में कामयाब रहा। दुनिया ने देखा कि पाक फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर जवान पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। यहूदी वजीर आजम का पाकिस्तान को जवाज़े कत्ल बनाने वाला खतरनाक बयान कतर पर हमले के बाद दुनिया भर में तूफान बर्पा कर रहा है। यहूदी वजीर आजम का कहना है, अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा लादन को मारा तो हम भी किसी भी मुल्क पर हमला करके हमारे दुश्मन को जुड़ सितम कर सकते हैं। यहूदी वजीर आजम ने कतर पर किए गए गैर कानूनी और बुज़दिलाना फिजाई हमले का जवाब पेश करते हुए पाकिस्तान का नाम लेकर एक खतरनाक मिसाल कायम की। उसका कहना था कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में दाखिल होकर उसामा लादन को मारा, इसराइल को भी कतर में ऐसा करने का मुकम्मल हक हासिल है। सऊदी अरब समेत तमाम मुमालिक ने इस हमले की शदीद मुजम्मत की है और कहा है ये हमला किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी को जायज ठहराने की खुली धमकी है। आलमी माहरीन का कहना है कि ये बयान पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुमालिक के लिए एक वाज़ेह वार्निंग है कि इसराइल खुद को किसी भी मुल्क में दाखिल होने का मजाज समझता है, उसे हर हरकत का मुकम्मल हक है, जबकि हकीकियत में कतर उस वक्त गज्जा में जंग बंदी के लिए अमेरिका और इसराइल की खुद की दरख्वास्त पर थालफी कर रहा था। ये हमला अमन की कोशिशों पर हमला है। कतर ने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया है
और कहा है कि नेतन्याहू को उनके इक़दामात के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए खुद दोहा पहुंचे हैं, जो एक मजबूत और वाज़ेह पैगाम है और किसी बड़ी पेशरफ्त का आगाज भी हो सकता है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और कारकुनान ने इसराइली फिल्मी इदारों के बाइकाट का ऐलान किया है, इसराइल के इकदामात को नस्लकुशी करार देते हुए। अमेरिका सदर ने उस हमले को यकतरफा कार्रवाई करार दिया है जो दोनों ममालिक के मफाद में नहीं। नेतन्याहू गजा में अपनी नाकामियों और जंगी जराइम से तवज्जो हटाना चाहते हैं। उन्हें अमन नहीं, जंग जारी रखना ताकि वो अपनी सियासी जिंदगी बचा सकें। ये हमला उनकी मायूस हिकमत अमली का एक हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि एक नेपाली शहरी को पाकिस्तानी खुफिया इदारे के लिए जासूसी करते वक्त गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जारी तफसीलात के मुताबिक नेपाली शहरी को गिरफ्तार किया गया जो मुबीना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। उस पर इल्जाम है वो भारत के हसास इदारों की मालूमात इकट्ठी करने और इंडियन सिम कार्ड्स फराहम करने में मुलव्वस था। मुलजिम की शनाख्त प्रभात कुमार चोरसिया के नाम से हुई, जिसकी उम्र 45 साल। वो नेपाल के शहर बीरगंज का रिहायशी है। ताली लिहाज से वो BSc IT और कंप्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्किंग का डिप्लोमा होल्डर है, जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एरिया सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता है। उसने 2017 में काठमांडू में लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू की, जिसे नुकसान के बायस बंद करना पड़ा। फिर माली मुश्किलात के बाद 2024 में एक नेपाली ब्रोकर के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से राब्ते में आया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चोरसिया ने 16 भारतीय सिम कार्ड्स जाली आधार कार्ड्स पर हासिल किए। ये सिम्स नेपाल भेजे गए और वहां से पाकिस्तान सेंड किए गए। कम से कम 11 सिम्स लाहौर और बहावलपुर जैसे शहरों में व्हाट्सएप पर इस्तेमाल होती पाई गईं। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हफिया एजेंट्स ने भारतीय फौजी एहलकारों से राब्ते और जासूसी की सरगर्मियों के लिए किया। इन तमाम सरगर्मियों के लिए चोरसिया को अमेरिका का वीजा और सहाफत में कैरियर दिलाने का ख्वाब दिखाया गया। माली मुश्किलात में फंसा चोरसिया उन झांसों में आ गया और हसास मालूमात इकट्ठी करने पर भी रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है, खुफिया इत्तलात पर स्पेशल सेल ने मशरकी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इलाके में नजर रखी हुई थी। वहां की हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा था। 28 अगस्त को उसे वजह ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया और कब्जे से डिजिटल डिवाइसेस, सिम कार्ड, जैकेट्स और दीगर मशकूक मवाद बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए चोरसिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस में मुजरिमाना साजिश और भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को खतरे में डालने के इकदामात के लिहाज से सेक्शन लगाए गए हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि उसके साथियों, करियर नेटवर्क और असल हैंडलर्स को पकड़ा जा सके। पाकिस्तान में तलाक और अलहदगी के बढ़ते केसेस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में तलाकों का सुनामी देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 213 नए केस दर्ज कराए गए हैं, जबकि 6 माह में 5000 रिकॉर्ड मुकदमा दर्ज हुए हैं। रावलपिंडी की फैमिली कोर्ट्स गर्मियों की 30 रोजा तातीलात के बाद खुलते ही तलाक, खला, जहेज और बच्चों के नान नफके के केसेस की भरमार से लर्ज उठे। 1 सितंबर पीर को सिर्फ एक दिन में 213 नए केसेस दायर किए गए, जिनमें से 170 केसेस की फौरी समाअत हुई। बाकी 45 केसेस की इब्तिदाई समाअत अगले दिन के लिए मुकर्रर की गई। आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी से जून 2025 तक 4500 नए फैमिली केसेस सिर्फ 6 माह में दर्ज हुए। 1200 खवातीन ने खला के जरिए अलहदगी की दरख्वास्त जमा कराई। 27,000 केसेस उस वक्त रावलपिंडी की 45 फैमिली कोर्ट्स में जेरे समाअत हैं और हर अदालत रोजाना औसतन 91 से 110 केसेस सुन रही है। माहिरीन और रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाकों में खतरनाक हद तक इजाफे की बड़ी वजूहात में ज़हनी हमआहंगी की कमी सबसे पहले रिपोर्ट हो रही है। दूसरे नंबर पर रोजगारी और माली मसाइल हैं। उसके बाद कम उम्री और नापुख्ता रवैये की वजह से तलाक की शरह बढ़ रही है। एक और बड़ी वजह में शादी के नाम पर धोखे और फ्रॉड होना। ओवरसीज शादियों में समाजी फासले की वजह से अलहदगियों का रुझान बढ़ रहा है। मजीद अहम वजूहात में मोहब्बत की शादियां इंतदाई सालों में नाकाम हो रही हैं और इख्तिताम तिलाव पर हो रहा है। फैमिली कोर्ट्स में आने वाली ज्यादातर खवातीन अपने वालिदैन और विकला के साथ नजर आ रही हैं। सिर्फ पहले 6 माह में 1170 खवातीन ने खला के केसेस दायर किए। ये तादाद साबित करती है कि खवातीन अब पहले से ज्यादा अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रही। इस तनाजुर में अदालतों पर मुकदमात का बोझ शदीद दबाव डाल रहा है। जिरगा और कबायली कमेटियों के जरिए अब तक
320 केसेस में सुलह की कोशिश की गई। हुकूमत और माहिरीन इस रुझान को रोकने के लिए कानूनी इस्लाहात पर गौर कर रहे हैं। शादी से पहले ऐसे सेंटर्स के क़याम भी ज़ायरे गौर हैं जहां मर्द खवातीन की काउंसलिंग की जा सके। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में तलाक और खला के केसेस में तेज रफ्तार इजाफा मुआशरती और खानदानी निज़ाम के लिए खतरे की घंटी है। माहिरीन के मुताबिक अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो आने वाले सालों में ये शरह मजीद बढ़ सकती है। आपके ख्याल में तलाकों के बढ़ते हुए रुझान की सबसे बड़ी वजह क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नेपाल में बदतरीन कशीदा सूरत हाल की वजह से वहां फंसे मुसाफिरों के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की खुसूसी परवाजें का ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक भारत के सिविल एविएशन के वजीर राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है एयर इंडिया और इंडिगो की इजाफी परवाजें नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू से मुसाफिरों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही हैं। नेपाल में हालात कशीदा होने के बाइस त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू को बंद कर दिया गया है। इस बंदिश के नतीजे में दर्जनों भारतीय और दीगर ममालिक के मुसाफिर काठमांडू में फंस गए हैं और अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बुध के रोज कुछ वक्त के लिए एयरपोर्ट दोबारा खोल दिया गया था, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने फौरी कदम उठाया, लेकिन रास्तों की बंदिश और मुजाहिरों की वजह से मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। वजीर एविएशन ने कहा एयर इंडिया और इंडिगो आज और आने वाले दिनों में इजाफी परवाजें चलाएंगे। मुसाफिरों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए एयरलाइंस को हिदायत दी गई है कि किराए मुनासिब सतह पर रखें, टिकट्स को ब्लैक मार्केट में फरोख्त ना करें। एयर इंडिया ने बताया कि वो आज और कल खुसूसी परवाजें दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली के लिए चला रहा है, जिसका मकसद सिर्फ इन मुसाफिरों को वापस लाना है जो एयरपोर्ट की बंदिश के बाइस फंस गए हैं। इस फैसले से नेपाल में फंसे भारतीय शहरी अपने घर वापस पहुंच सकेंगे। किरायों पर कंट्रोल से आम मुसाफिरों को इजाफी माली बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। यम्बो में कोस्ट गार्ड्स की टीमें बरवक्त साहिल पर पहुंचकर पाकिस्तानी बच्ची को डूबने से बचाने में कामयाब रहे। बच्ची को इब्तदाई फर्स्ट एड फराहम करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। यम्बो के साहिली इलाके के कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम में इत्तला मिली कि एक बच्ची जो तैराकी कर रही थी डूब गई है। इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर गश्त पर मौजूद एहलकारों को जाए वकुआ की लोकेशन इरसाल की, जहां से इमदादी टीमें बरवक्त वहां पहुंच गईं, जिन्होंने बच्ची को डूबने से बचाया और साहिल पर लाने के बाद उसे फौरी तौर पर इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की गई। कोस्ट गार्ड की एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को तफसीली तबी मुआयना और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। इस ज़िमन में डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड की जानिब से साहिली तफरीह के लिए आने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि तैराकी के लिए मखसूस मकामात का इंतखाब और अदारे की जानिब से जारी किए गए सलामती के जवाबित पर सख्ती से अमल किया जाए।